गुड इवनिंग बच्चों, मैं सीमा त्रिपाठी एक बार फिर आई हूँ आप सबके सामने स्टैटिस्टिक्स का एक नया टॉपिक लेकर के। आज अपनी इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन की। पिछली क्लास में हम लोगों ने केंद्रीय वृत्ति की मापों की चर्चा की थी, मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक की चर्चा की थी। मध्यमान किसी भी प्रतिदर्श का वह अंक होता है जो हमको यह सूचना देता है कि प्रतिदर्श के अधिकांश सदस्य किस प्राप्तांक के आसपास सिमटे हुए हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो किसी भी प्रतिदर्श के किसी प्राप्तांक का जो मध्यमान होता है वो मध्यमान एक तरह से प्रतिनिधित्वकारी अंक होता है, जो कि हमको यह बताता है कि समूह के सभी सदस्य किस अंक के आसपास फैले या बिखरे हुए हैं। पर फैलाव या बिखराव कितना है, मध्यमान से अधिकतम समूह का अधिकतम अंक कितना दूर है, या समूह का न्यूनतम अंक मध्यमान से कितना दूर है, ये हमको केवल मध्यमान से नहीं पता चल पाता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो समूह के प्राप्तांक का जो फैलाव या बिखराव है, वो फैलाव या बिखराव हमको मध्यमान से नहीं पता चल पाता है, जबकि वो फैलाव या बिखराव एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर होता है समूह की विशेषता के बारे में। जैसे क्लास में किसी परीक्षा के परिणाम की अगर हम बात करें तो मध्यमान क्या बताएगा? मध्यमान ये बताएगा कि क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो औसतन इन बच्चों का स्कोर कितना है किसी एक विषय में। पर जो बच्चा हाईएस्ट स्कोर किया है वो इस मध्यमान से कितना ऊपर है, वो मध्यमान से कितना डिफरेंस है उसके स्कोर का, या जिस बच्चे ने इस समूह में लोएस्ट स्कोर किया है वो मध्यमान से कितना कम अंक प्राप्त किया है। ये सूचना हमको मध्यमान से नहीं मिल पाती है कि अधिकतम और न्यूनतम अंक का फैलाव या बिखराव कितना है। इस फैलाव या बिखराव को जानने के लिए हमें विचलनशीलता की मापों की आवश्यकता पड़ती है। वह माप जो हमको बताएं कि समूह के प्राप्तांक कहाँ तक फैले हुए हैं, उनका प्रसार कहाँ तक है। इसी विचलनशीलता की बहुत सारी मापों में एक माप है जिसको हम मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। जिसको हम मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी समूह का वह प्राप्तांक है जो यह बताता है कि मध्यमान से ऊपर या नीचे अधिकांश लोग मध्यमान से ऊपर या नीचे कहाँ तक फैले या बिखरे हुए हैं। अधिकांश लोग मध्यमान से ऊपर या नीचे कहाँ तक फैले या बिखरे हुए हैं। जैसे एक उदाहरण से मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए किसी समूह का मध्यमान अगर 30 है और इस समूह का मानक विचलन जिसको हम SD से डिनोट करते हैं, मानक विचलन 7 है, तो यह 7 क्या बता रहा है? यह 7 ये बता रहा है कि समूह के अधिकांश लोग 30 ± 7 इस अंक के बीच में सिमटे हुए हैं। मतलब अधिकांश लोग 37 से लेकर के अधिकांश लोगों के प्राप्तांक 23 से लेकर के 37 के बीच में पाए जा रहे हैं। अधिकांश लोगों के प्राप्तांक 23 से लेकर के 37 के बीच में पाए जा रहे हैं। ये सूचना है जो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन देता है। ये सूचना हमको मध्यमान से नहीं पता चल पाती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ये जानने में कि समूह में जो विशेषता है जिसका हम मापन कर रहे हैं वो विशेषता समूह में कितनी अधिक या कम पाई जा रही है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो मानक विचलन हमको समूह की विशेषता के बारे में बताता है कि समूह होमोजेनस है या हेट्रोजेनस है, समूह समजातीय है या विषम जातीय है।
मानक विचलन बहुत कम होने का मतलब है कि अधिकांश लोगों के स्कोर मध्यमान के आसपास है। जैसे इसी केस में अगर हमारा मानक विचलन 2 पाया जाए तो 2 मानक विचलन का अर्थ है कि अधिकांश लोगों के प्राप्तांक 32 से लेकर के और 28 के बीच में है। ये प्राप्तांक क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि समूह के लोगों में डिफरेंस बहुत कम है। जिस भी विशेषता का मापन हमने किया है उस विशेषता के आधार पर समूह के लोगों में भिन्नता बहुत कम है। अधिकांश लोग एक जैसी विशेषता रखने वाले हैं। तो मानक विचलन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमको यह बताता है कि समूह होमोजेनस है या हेट्रोजेनस है। मानक विचलन जितना ज़्यादा होगा समूह उतना ज़्यादा विषम जातीय होगा। मतलब इस विशेषता जिसका हम मापन कर रहे हैं, इस विशेषता के आधार पर समूह में लोगों में बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जाएगी। और मानक विचलन कम होने का मतलब है समूह के सभी लोगों में वो विशेषता लगभग एक जैसी ही पाई जा रही है। तो मानक विचलन एक बहुत महत्वपूर्ण सांख्यिकी है किसी भी समूह की विशेषता के बारे में जानने के लिए। हम मनोविज्ञान में जो मुख्य उद्देश्य होता है मनोविज्ञान का, वो उद्देश्य इंडिविजुअल डिफरेंस ही होता है। हम पूरा मनोविज्ञान इसी इंडिविजुअल डिफरेंस, वैयक्तिक भिन्नताओं को जानने के लिए पढ़ते हैं। ये वैयक्तिक भिन्नताएं हमको मध्यमान से नहीं पता चलती हैं बल्कि मानक विचलन से पता चलती हैं। तो मानक विचलन क्या है इसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली। मानक विचलन की गणना कैसे करेंगे इसकी बात कर लेते हैं। जैसा कि अपनी पिछली क्लास में भी मैंने बात की थी कि हमारे पास जो प्रदत्त होते हैं वो प्रदत्त 2 तरह के होते हैं, एक असमूहीकृत प्रदत्त और दूसरे समूहीकृत प्रदत्त, अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा। बात यहाँ अनग्रुप्ड डेटा से शुरू करते हैं कि अगर हमारे पास असमूहीकृत प्रदत्त है तो उस असमूहीकृत प्रदत्त का मानक विचलन की गणना हम कैसे करेंगे। असमूहीकृत प्रदत्त के लिए मानक विचलन का जो सूत्र है वो होता है SD = सिग्मा x² अपॉन n होल का अंडर रूट, समेशन x² n होल का अंडर रूट। इस सूत्र में जो एक चीज़ ध्यान देने की है वो ये है कि मैंने यहाँ स्मॉल x लिखा है। इससे पहले हम लोगों ने जब मध्यमान निकालने की लघु विधि की चर्चा की थी तो वहाँ भी मैंने डेविएशन या विचलन की बात की थी, जिसके लिए मैंने स्मॉल x का सिंबल का इस्तेमाल किया था, पर वहाँ स्मॉल x डैश की हम लोगों ने बात की थी। वहाँ हम लोगों ने जो संकेत इस्तेमाल किया था वो स्मॉल x डैश था, पर यहाँ मैंने सिर्फ स्मॉल x लिखा है। ये स्मॉल x क्या है? ये स्मॉल x किसी भी प्राप्तांक का मध्यमान से विचलन है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो किसी भी प्राप्तांक का जो डिफरेंस है मध्यमान से उसी को हम विचलन कहते हैं। किसी भी प्राप्तांक का मध्यमान से डिफरेंस विचलन कहलाता है। तो यहाँ x क्या है? यहाँ x प्राप्तांक का मध्यमान से डिफरेंस है। गणना कैसे करेंगे हम मानक विचलन की? मान लीजिए हमारे पास एक प्राप्तांकों का प्रदत्त है जिसमें प्राप्तांक कुछ इस तरह से हैं। ये हमारे पास कुल 10 प्राप्तांक हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन प्राप्तांकों का मध्यमान निकालेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था, जब हमारे पास असमूहीकृत प्रदत्त होता है तो उस असमूहीकृत प्रदत्त का मध्यमान कैसे निकालते हैं? मध्यमान का सूत्र क्या है? m = समेशन x अपॉन n। समेशन x अपॉन n मतलब इन सारे प्राप्तांकों को टोटल करके हम प्राप्तांकों की संख्या से भाग दे देंगे। इन
सभी प्राप्तांकों का टोटल है 60। तो हमारा समेशन x यहाँ क्या है, 60 है। तो मीन क्या होगा, 60 अपॉन ये प्राप्तांकों की संख्या 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 60 अपॉन 10 हमारा मीन यहाँ क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा 6। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इस प्राप्तांक का, इस प्रदत्त का के मध्यमान की गणना की। अब हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए, और x क्या होता है, स्मॉल x क्या होता है, स्मॉल x इज इक्वल टू x माइनस मीन। हम जब x माइनस मीन करते हैं तो हमको स्मॉल x मिल जाता है। जैसे अब यहाँ क्या होगा, इस यहाँ x कितना है, यहाँ x है 5, तो 5 माइनस मीन हमारा कितना है 6, तो हमारा स्मॉल x कितना हुआ -1। इसी तरह से 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। अब ये हमको क्या प्राप्त हो गया, हमको स्मॉल x या डेविएशन प्राप्त हो गया। हमने x माइनस n किया जिससे हमको स्मॉल x या डेविएशन प्राप्त हो गया। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए x स्क्वायर, हमको x नहीं चाहिए, हमको x स्क्वायर चाहिए। तो अब ये x स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन सभी x का वर्ग कर लेंगे। ये जो अभी हमने x निकाला है, इस x का हम वर्ग निकाल लेंगे। 1 इंटू 1 1, माइनस का जब वर्ग करते हैं तो वो प्लस में बदल जाता है, इसलिए मैं यहाँ फिलहाल इस माइनस को छोड़ रही हूँ, क्योंकि माइनस का जब भी हम वर्ग करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो 1 इंटू 1 1, 0 4 4 1 9 4 1 0 0। हमने सभी x का वर्ग निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, समेशन x स्क्वायर निकालना है। हमारे इस फॉर्मूला में क्या है, समेशन x स्क्वायर बाई n। तो हमको क्या करना है, समेशन x स्क्वायर निकालना है। समेशन x स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, इन सभी x स्क्वायर का टोटल कर देंगे। इन सभी x स्क्वायर का टोटल करने पर हमको समेशन x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। ये जो इसका टोटल है, ये टोटल हो रहा है 24। समेशन x स्क्वायर 24 मिला, और n कितना है हमारा, n हमारा है 10। तो अब सीधे वैल्यू रखते हैं 24/10 और इसका अंडर रूट, मतलब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ √2.4। अब इस अंडर रूट की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, वर्गमूल निकालने का वैसे तो एक तरीका है जिसके द्वारा हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, पर आप में से अधिकांश लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद क्लास 8 के बाद गणित पढ़ी ही नहीं होगी। क्लास 8 के बाद से गणित एकदम साफ है, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। वर्ग और वर्गमूल निकालना तो सचमुच पहाड़ तोड़ने जैसा है। तो उन लोगों के लिए जिनके लिए वर्ग या वर्गमूल की गणना करना बहुत जटिल या दुरूह काम है, आप अपनी जो भी सांख्यिकी की बुक आप यूज़ करते हैं, जो भी आप गैरेट यूज़ करते हैं या आप लाल बब्बन मिश्रा सर वाली बुक यूज़ करते हैं, आप अरुण कुमार सिंह वाली बुक यूज़ करते हैं, जो भी बुक आप यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए, आप उस बुक के पीछे जो सांख्यिकी सारणियाँ दी हुई हैं उन सारणियों को उठा करके देखेंगे तो बहुत सारी सारणियों में एक सारणी वर्ग और वर्गमूल की भी है।
तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आप उस सारणी पर जाइए, सीधे आप उस सारणी पर जाइए और उस सारणी में से जो भी आपकी संख्या है उस संख्या को देख करके उसके सामने वर्ग और वर्गमूल जो लिखे हुए हैं वहाँ से आप वर्गमूल की गणना कर लीजिए। सीधी सी बात। यहाँ मैं आपको गणना करके भी बता देती हूँ। 2.4 का वर्गमूल लगभग 1.54 आएगा। 2.4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये संख्या 1.54 आएगी। तो अब हमारा यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हुआ? 1.54। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन 1.54 क्या बता रहा है? ये 1.54 ये बता रहा है कि हमारा जो मध्यमान था, हमारा इस समूह का मध्यमान था 6। तो समूह के अधिकांश प्राप्तांक 6 प्लस माइनस 1.54 के आसपास पाए जा रहे हैं। 6 प्लस 1.54, 6 माइनस 1.54, इसके बीच में ही अधिकांश प्राप्तांक पाए जा रहे हैं। ये तो बात हुई अनग्रुप्ड डेटा या असमूहीकृत प्रदत्त का। ग्रुप्ड डेटा से मानक विचलन की गणना कैसे की जाएगी? ग्रुप्ड डेटा से मानक विचलन की गणना का जो सूत्र है वो है SD इज इक्वल टू समेशन f(x)² बाई n होल का अंडर रूट। अभी असमूहीकृत प्रदत्त में SD की जो हम लोगों ने बात की थी उसमें सूत्र क्या था? समेशन x² बाई n का अंडर रूट। और जब हम ग्रुप्ड डेटा की बात करते हैं तो वहाँ फॉर्मूला होता है समेशन fx² बाई n होल का अंडर रूट। SD की गणना कैसे करेंगे? अब आप देखिए, इस सूत्र को अगर ध्यान से देखिए, समेशन fx² बाई n, तो यहाँ हमें क्या निकालना है? वही चीज़ जो इससे पहले हम लोगों ने अनग्रुप्ड डेटा में की थी। हमको डेविएशन या x निकालना है। किससे डेविएशन? मध्यमान से डेविएशन। प्रत्येक प्राप्तांक का मध्यमान से डेविएशन निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? मध्यमान की गणना करनी पड़ेगी। एक काल्पनिक सा डेटा मैं लिख देती हूँ। ये काल्पनिक डेटा मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस प्रदत्त के मध्यमान की गणना करेंगे। मध्यमान की गणना लॉन्ग मेथड से, जो हमारा लॉन्ग मेथड था, दीर्घ विधि थी मध्यमान की गणना की, हम उससे मध्यमान की गणना करेंगे। मध्यमान का सूत्र क्या है दीर्घ विधि से? समेशन f(x) अपॉन n। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमको x चाहिए। x यानी किसी भी वर्ग अंतराल का जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम x कहते हैं। तो हम सबसे पहले मध्य बिंदु की गणना कर लेते हैं, x निकाल लेते हैं। इसके बाद अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है हमको f इंटू x करना है। f इंटू x करके उसका टोटल करके समेशन f(x) की गणना कर ली। क्या किया मैंने? सभी क्लास इंटरवल्स का मध्य बिंदु निकाल लिया। उस मध्य बिंदु को उस क्लास इंटरवल की आवृत्ति से गुणा कर दिया तो हमें fx मिल गया। और इसके बाद इन सभी fx को टोटल कर दिया, इनका योग कर दिया तो हमको समेशन fx मिल गया। n इज इक्वल टू क्या होता है? n इज इक्वल टू समेशन f(x) अपॉन n होता है।
यहाँ समेशन एफ एक्स कितना है, 905 है, और n हमारा कितना है, यहाँ हमारा n है 30, n हमारा 30 है, तो मध्यमान कितना हुआ, 905/30, हमारा मध्यमान हुआ 30.16। हमने 905 को 30 से डिवाइड किया तो मध्यमान मिला 30.16। गणना की सुविधा के लिए हम लोग इसको 30.2 कर लेते हैं, गणना की सुविधा के लिए हम लोग इसको 30.2 कर लेते हैं। अब क्या करना है, अब हमको मध्यमान जो हमें मिला है उस मध्यमान से प्रत्येक x का विचलन निकालना है, प्रत्येक वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु का विचलन हमको निकालना है मध्यमान से। हम क्या करेंगे, x माइनस m करेंगे तो हमको स्मॉल x मिल जाएगा, और हमारा m है 30.2। कैसे स्मॉल x निकालेंगे, यहाँ x है 43, तो 43 माइनस 30.2, 38 माइनस 30.2, 33 माइनस 30.2, 28 माइनस 30.2, 23 माइनस 30.2 और 18 माइनस 30.2। अब ये हमारा प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए स्मॉल x है। गणना कर लेते हैं इसकी। ये सारी गणना करने पर हमको स्मॉल x मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x का वर्ग निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो सूत्र है मानक विचलन का, वो सूत्र क्या है, समेशन f(x²/n) का होल का अंडर रूट। तो f इंटू एक्स स्क्वायर हमको करना है, हमको क्या करना है, f इंटू एक्स स्क्वायर करना है, फिर इस एफ एक्स स्क्वायर का सम करना है, टोटल करना है। पहले हम x निकालेंगे, फिर उस x का वर्ग करेंगे, फिर इस एक्स स्क्वायर को f से गुणा करेंगे और फिर इस एफ एक्स स्क्वायर का टोटल कर देंगे तो हमको समेशन एफ एक्स स्क्वायर मिलेगा। हमारा x मिल गया है, x माइनस m इज इक्वल टू स्मॉल x हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस स्मॉल x का वर्ग निकालेंगे, वर्ग करेंगे। हमने x स्क्वायर कर लिया। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है f इंटू एक्स स्क्वायर, आवृत्तियों का इस एक्स स्क्वायर में हमको गुणा करना है तो हमको एफ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ये जो आवृत्तियां हैं f, इसका एक्स स्क्वायर में जब हम गुणा करेंगे तो हमको एफ एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अब आप देखिए मैंने क्या किया है, मैंने f इंटू एक्स स्क्वायर करके ये सारे मूल्य यहाँ लिख दिए हैं। f इंटू एक्स स्क्वायर करके ये सारे मूल्य यहाँ लिख दिए। उसके बाद इस f इंटू एक्स स्क्वायर का ये टोटल कर लिया है, समेशन एफ एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम इस समेशन एफ एक्स स्क्वायर को n से भाग दे देंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ एक्स स्क्वायर बाई n होल का अंडर रूट। तो समेशन एफ एक्स स्क्वायर हमारा आया है 1234.2। तो इस 1234.2 को हमने क्या किया, हमने 30 से भाग दे दिया और 30 से भाग दे करके इसका वर्गमूल निकाल लिया। आपका समय बचे इसलिए मैंने गणना पहले ही कर ली है। 1234.2 को 30 से डिवाइड करके जब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये मूल्य आया 6.41। तो हमारे इस प्रदत्त का मानक विचलन कितना आया, 6.41। एंड मध्यमान कितना था, मध्यमान था 30.2 और मानक विचलन आया 6.41। मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि हमारे समूह के जो प्रदत्त हैं वो 30.2 प्लस माइनस 6.41 के बीच में फैले हुए हैं। अधिकांश आवृत्तियाँ इसके इन प्राप्तांकों के बीच में ही पाई जा रही हैं। आप एक दिक्कत जो यहाँ महसूस कर रहे होंगे, बड़ी लंबी लंबी कैलकुलेशंस हैं। पहले हमने क्या किया, पहले हमने f इंटू एक्स किया,
फिर fx/n करके मध्यमान निकाला, फिर उस मध्यमान से हमने विचलन निकाला, उस विचलन का वर्ग किया, उस वर्ग को f से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद समेशन fx² हमको मिला, उसको फिर हमने n से डिवाइड किया और उसका वर्गमूल निकाला। उफ, इतनी सारी कैलकुलेशन, और सारी के साथ साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है वो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं। 12.8 का वर्ग करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आपकी किताब में पीछे 12.8 का वर्ग आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद इस वर्ग को f से मल्टीप्लाई करना, तो 163.84 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 60.84 को 4 से मल्टीप्लाई करना। ये बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस हैं जिसमें त्रुटि की संभावना ज़्यादा रहती है। हम लोगों ने जब मध्यमान की दीर्घ विधि की बात की थी, लॉन्ग मेथड की बात की थी, तो वहाँ भी हम लोगों ने इस कमी की चर्चा की थी कि ठीक है, इस विधि में स्टेप्स बहुत कम है। सीधे हमने x निकाला, f इंटू एक्स किया, fx/n कर दिया, हमको मीन मिल गया। लेकिन कैलकुलेशन, गणनाएं वहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी थी, और उसी कमी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक दूसरी विधि की चर्चा की थी, मध्यमान निकालने की, लघु विधि या शॉर्ट मेथड की। यहाँ भी आप देखिए, यहाँ भी हमको इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि हमको यहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी गणनाएं करनी पड़ रही हैं। तो यहाँ भी कोई शॉर्ट तरीका होना चाहिए जिससे हम गणना से बच सकें। बिल्कुल है, यहाँ भी एक शॉर्ट तरीका है। पहले बहुत जल्दी से हम लोग इस मेथड की समरी कर लेते हैं। क्या किया मैंने, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास। सबसे पहले प्रत्येक क्लास इंटरवल का मध्य बिंदु या x की गणना कर ली। उसके बाद उस मध्य बिंदु को f से मल्टीप्लाई किया तो हमको fx मिल गया। हर मध्य बिंदु को उसके आवृत्ति से मल्टीप्लाई किया तो हमको fx मिल गया। इस fx का हमने समेशन किया तो हमको समेशन fx मिल गया। इसके बाद इस समेशन fx को जब हमने n से डिवाइड किया तो हमको क्या मिल गया, हमको मध्यमान मिल गया। समेशन fx अपॉन n जब हमने किया तो हमको मध्यमान मिल गया। इसके बाद हमने क्या किया, प्रत्येक x का इस मध्यमान से विचलन निकाल लिया, जिसके लिए हमने x माइनस m किया। प्रत्येक मध्य बिंदु का मध्यमान से विचलन निकाल लिया, जिसके लिए हमने उस मध्य बिंदु में से मध्यमान को घटा दिया। हमने x माइनस m किया तो हमको स्मॉल x या विचलन मिल गया। इस तरह से हमने सभी वर्ग अंतरालों के विचलन की गणना कर ली। फिर इन विचलनों का वर्ग निकाल लिया, स्क्वायर निकाल लिया, x² हमें मिल गया। फिर इस x² को हमने उस क्लास इंटरवल की आवृत्ति के साथ गुणा कर दिया। किसी भी क्लास इंटरवल के विचलन के वर्ग को उस क्लास इंटरवल की आवृत्ति के साथ हमने गुणा कर दिया तो हमको क्या मिल गया, हमको fx² मिल गया। इन सभी fx² का सम कर लिया, टोटल कर लिया तो हमें समेशन fx² मिल गया, समेशन fx² प्राप्त हो गया। फिर इस समेशन fx² को 30 से भाग दे करके उसका वर्गमूल निकाल लिया तो हमको मानक विचलन मिल गया। ठीक है, इसी प्रदत्त का उपयोग करते हुए अब मैं आपको बताऊंगी मानक विचलन निकालने की एक शॉर्ट विधि। हम लोगों ने कल्पित मध्यमान की जो विधि पढ़ी थी, उस कल्पित मध्यमान विधि द्वारा भी मानक विचलन की गणना की जा सकती है, जिसमें मध्यमान की गणना करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो कल्पित मध्यमान विधि से मानक विचलन की गणना कैसे की जाती है, अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। कल्पित मध्यमान विधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले उस क्लास इंटरवल का पता लगाते हैं जिस क्लास इंटरवल में मध्यमान पाए जाने की संभावना होती है। वो क्लास इंटरवल कल्पित मध्यमान या एज्यूम्ड मीन का क्लास इंटरवल कहलाता है। वो कौन सा क्लास इंटरवल होता है, वो क्लास इंटरवल जो सभी क्लास इंटरवल्स के मध्य में पाया जाए या जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो। तो हम यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 क्लास इंटरवल्स हैं। यहाँ हमारे पास 6 क्लास इंटरवल्स हैं, जिसमें ये दोनों क्लास इंटरवल्स बीच में आ रहे हैं। 26 से 30 वाला जो क्लास इंटरवल है, इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। तो चलिए फिलहाल हम लोग मान लेते हैं कि इसी क्लास इंटरवल में अज्यूम्ड मीन पाया जा रहा है, हम लोग ये मान लेते हैं।
अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है हम एक्स डैश की गणना करते हैं। और एक्स डैश की गणना कैसे की जाती है? जिस क्लास इंटरवल में कल्पित मध्यमान पाया जा रहा है उसका एक्स डैश 0 होता है और क्रमशः ऊपर की तरफ हम बढ़ते जाते हैं +1 +2 +3 और नीचे की तरफ -1 -2। तो इसका एक्स डैश हुआ +1 +2 +3, ये हुआ -1 और -2। बिल्कुल जैसे हम लोग मध्यमान में चल रहे थे, जैसे हम लोगों ने मध्यमान की गणना की थी कल्पित मध्यमान विधि से, ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन की गणना करेंगे। अगला स्टेप हमारा क्या था? अगले स्टेप में हम लोगों ने f इंटू एक्स डैश की गणना की थी। यहाँ भी अब हम क्या करेंगे? f इंटू एक्स डैश की गणना कर लेंगे। ठीक है, पर इसमें कुछ स्टेप्स और होते हैं। अगला स्टेप क्या है? हमको क्या करना है? हमको अब एक्स डैश का स्क्वायर करना है। हमने एज्यूम्ड मीन विधि से यह मान लिया कि इस वर्ग अंतराल में हमारा मध्यमान पाया जा रहा है, तो इसका एक्स डैश या मध्यमान वाले वर्ग अंतराल से दूरी 0 होगी। क्रमशः ऊपर की तरफ बढ़ते हुए क्रम में +1 +2 +3, नीचे -1 -2। उसके बाद हम लोगों ने इस एक्स डैश को f से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको एफ एक्स डैश मिल गया। अब हमको क्या करना है? हमको इस एक्स डैश का स्क्वायर करना है, वर्ग करना है इस एक्स डैश का। और फिर अभी हमने एक्स डैश निकाला था और उसमें f से गुणा किया था। अब हमने क्या किया है? हमने एक्स डैश स्क्वायर निकाला है, तो अब पुनः इस एक्स डैश स्क्वायर में हम f से गुणा करेंगे। एक्स डैश स्क्वायर इंटू एफ करेंगे तो हमको एफ एक्स डैश स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। देख रहे हैं कितने आसान कैलकुलेशन है। एक चीज़ जो दिमाग में आ रही होगी तुरंत इस पूरी विधि कितनी समझ में आई कितनी नहीं समझ में आई ये तो अलग की बात है, पर एक चीज़ जो तुरंत समझ में आ रही होगी वो ये कि स्टेप्स बहुत कम है, गणनाएं बहुत कम हैं। इससे पहले हम लोगों को बहुत बड़ी बड़ी गणनाएं करनी पड़ी थी, पर इस विधि में बहुत छोटी छोटी सी गणनाएं कर रहे हैं हम लोग। गणनाएं बहुत सरल हैं। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है, हमको समेशन एफ एक्स डैश निकालना है और समेशन एफ एक्स डैश के स्क्वायर की गणना करनी है। मतलब ये टोटल प्लस ये टोटल, ये दो चीज़ें हमको निकालनी है। ये टोटल कितना होगा? यहाँ आप देखिए, इसका टोटल कर लेते हैं और हम इसका टोटल कर लेते हैं ताकि थोड़ा आसान हो जाए कैलकुलेशन करना। ये हुआ आपका 22 और ये हुआ -9, 22 और -9, तो समेशन एफ एक्स कितना होगा? 22 - 9। समेशन एफ एक्स डैश स्क्वायर हमें मिल गया 13। अब दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है? समेशन एफ एक्स डैश स्क्वायर। समेशन एफ एक्स डैश निकल गया, अब समेशन एफ एक्स डैश स्क्वायर की गणना करनी है। उसके लिए हमको इन सब का टोटल कर लेना है। ये टोटल कितना हुआ? ये टोटल हुआ 55। समेशन एफ एक्स डैश स्क्वायर का टोटल हुआ 55। फॉर्मूला क्या है? अभी तक मैंने फॉर्मूला की, सूत्र की तो चर्चा ही नहीं की कि इस विधि से मानक विचलन की गणना का सूत्र क्या है। सूत्र पे बात कर लेते हैं। सूत्र है I √ समेशन एफ एक्स डैश स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन एफ एक्स डैश का होल स्क्वायर बाई n। ये हमारा सूत्र है। I इंटू समेशन एफ एक्स डैश का स्क्वायर बाई n माइनस समेशन एफ एक्स बाई n का होल स्क्वायर। मूल्य रखते हैं। I कितना है यहाँ?
आई मतलब साइज ऑफ क्लास इंटरवल, बहुत पहले भी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं इसकी। साइज ऑफ क्लास इंटरवल आई है, यहाँ आई कितना है 16, 17, 18, 19, 20, 5। क्लास इंटरवल का साइज 5 है। 41, 42, 43, 44, 45, ठीक है। तो क्लास इंटरवल का साइज ये आई हमारा 5 है। तो ये क्या हुआ 5, फिर अंडर रूट में समेशन एफ एक्स डैश का स्क्वायर बाई एन, ये हम लोगों ने निकाला हुआ है 55 बटा एन मतलब 30 माइनस समेशन एफ एक्स डैश बाई एन का होल स्क्वायर, समेशन एफ एक्स डैश बाई एन का होल स्क्वायर। समेशन एफ एक्स डैश कितना है 13, 13 बटा 30 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम ये गणनाएं कर लेंगे तो हमको मानक विचलन प्राप्त हो जाएगा। ये गणना करने पर 55 बटा 30 माइनस 13 बटा 30 का होल का स्क्वायर और उसका फिर अंडर रूट, ये गणना करने पर 1.28 आया है। बहुत लंबी कैलकुलेशन थी इसलिए मैंने यहाँ नहीं की है, आप लोग करके देख लीजिएगा। इस सब की गणना करने पर 1.28 आया और उसके बाद क्या करना है हमको, उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो गुणनफल आएगा वो गुणनफल ही हमारा मानक विचलन होगा। तो ये कितना आएगा गुणनफल 6.40। तो ये जो प्राप्तांक था, इस प्राप्तांक का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया 6.40। आपको अगर याद होगा तो पिछला हमारा जो मानक विचलन था वो भी लगभग इसी के आसपास आया था। ये जो विधि है, इस विधि में यहाँ स्टेप्स बहुत छोटे हैं, यहाँ गणनाएं बहुत कम हैं, पर अल्टीमेटली यहाँ पर आकर के आपको थोड़ी सी बड़ी गणनाएं करनी पड़ेंगी। पर ये गणना बहुत मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब स्क्वायर और स्क्वायर रूट के सारे मान आपको आपकी स्टैटिस्टिक्स की किताब के पीछे जो सारणी दी हुई है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, उस सारणी में आपको मिल जाएंगी। एक बार बहुत जल्दी से इस विधि का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। क्या किया मैंने, कल्पित मध्यमान विधि से मानक विचलन की गणना करने के लिए सबसे पहले वह वर्ग अंतराल जिसमें कल्पित मध्यमान पाया जा रहा है उस मध्यमान को जान लिया गया। उसके बाद उस वर्ग अंतराल से अन्य सभी वर्ग अंतरालों का अंतर देख लिया गया जिसको हमने x डैश कहा। उसके बाद इस x डैश से f का गुणा कर दिया जिससे हमको fx डैश मिल गया। x डैश से f का गुणा कर दिया जिससे हमको fx डैश मिल गया। फिर इस x डैश का स्क्वायर किया और फिर इस स्क्वायर को f से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे हमको fx डैश का स्क्वायर मिल गया। हमको यहाँ दो चीज़ें चाहिए, एक fx डैश चाहिए और दूसरा fx डैश स्क्वायर चाहिए। जैसा कि आप फॉर्मूला में देख पा रहे हैं, सूत्र में देख पा रहे हैं, यहाँ हमको दो चीज़ें चाहिए, एक समेशन fx डैश का स्क्वायर चाहिए, समेशन fx डैश स्क्वायर चाहिए और दूसरा समेशन fx डैश चाहिए। तो समेशन fx डैश कैसे निकलेगा, x निकाला, उसको f से गुणा किया और उसका टोटल निकाल लिया, वो समेशन fx डैश हो गया। इसके बाद इस x का वर्ग निकाला, इस वर्ग को f से मल्टीप्लाई कर दिया तो समेशन fx डैश स्क्वायर हमको मिल गया। और फिर इस सारे मूल्यों को हमको फॉर्मूला में रखना है। फॉर्मूला क्या है, i इंटू होल अंडर रूट में समेशन fx डैश स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन fx डैश बाई n का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला चाहे मध्यमान का हो, चाहे मध्यांक का हो, चाहे मानक विचलन का हो, वो तो आपको याद करना पड़ेगा। जितने भी फॉर्मूला है, जितने भी सूत्र हैं किसी भी चीज़ के, चाहे केंद्रीय वितरी की मापों की गणना की हम लोग बात करें या विचलनशीलता की मापों की गणना की हम लोग बात करें, सूत्र आपको सब चीज़ का याद करना पड़ेगा। और अगर आपको सूत्र याद है और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सांख्यिकी बहुत आसान है, बहुत आसान है। सांख्यिकी में गणनाओं में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है अगर आपको सूत्र याद है और कॉन्सेप्चुअली आप एकदम क्लियर हैं। उम्मीद है आज की क्लास में हम लोगों ने जो मानक विचलन की
मानक विचलन के बारे में बात की वो आप सबको समझ में आ गया होगा और आप सब निश्चित रूप से एक एक प्रश्न दोनों विधियों पर आधारित लगाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।